हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, मिस्ट्री ऑफ दैट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि वांग जी धीरे धीरे वॉशरूम में ही विंग के कपड़े उतार देता है और उसके पूरी बॉडी पर बाइट करने लगता है। वहीं हमारा विंग भी वांग जी के शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और उसके पूरे बैग पर स्क्रैच करने लगता है। अब आगे जहाँ दोनों ही मौन करने लगते हैं और फिर दोनों ही वॉशरूम में ही इंटीमेट होने लगते हैं और फिर वो दोनों पूरी रात इंटीमेट होते हैं और साथ ही एक दूसरे को अपना लव अल्फ़ा और ओमेगा क्लेम कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे शाम के 5 बजे वांग जी विंग को अपने एम्बुलेंस में होल्ड करके वहीं वॉशरूम में सोया पड़ा था और फिर जब उनकी हीट और रट ख़त्म होती है तब विंग की आंखें खुलती है और वो खुद को निकेट किसी के बाहों में जैसे ही फील करता है वो अब नज़र उठाकर वांग जी को देखता है। जहां वो वांग जी को पहचानता था तो विंग वांग जी को देखकर शौक और वो जल्दी से वांग जी के गोद से हटता है। वैसे ही वांग जी भी नींद से जग जाता है और वो भी विंग को देखकर पहचान जाता है और विंग से कहता है तुम, और फिर खुद को देखता है जो विंग के सामने निकिट ही बैठा था और वो खुद को छुपाते हुए विंग से कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया। विंग तो अपना माउथ ओपन करके वांग जी को ही देखने लगता है और फिर वांग जी से कहता है एक्सक्यूज मी सर, मैंने नहीं बल्कि आपने मेरे साथ किया है। आपको पता है ना मैं इसके लिए आप पर केस भी कर सकता हूँ। वांग जी कहता है ओ रियली, तो मैं भी तुम पर केस कर सकता हूँ कि तुमने मेरी वर्जिनिटी ली है। विंग तो मुंह खोलकर केवल वांग जी को ही देख रहा था और फिर वांग जी से कहता है एक्सक्यूज मी सर, मैंने नहीं बल्कि आपने मेरी वर्जिनिटी ली है। और फिर अपनी बॉडी को चेक करता है और फिर वांग जी की नेक पर देखता है और शौक होते हुए कहता है ये क्या क्या मैंने आपको मार कर दिया। अब वांग जी अपने नेक पर हाथ लगाता है और उसे पेन होता है। फिर वांग जी की नज़र भी विंग की नेक पर जाती है और विंग से कहता है तुम्हारी नेक पर भी अल्फ़ा मार्क है। विंग शॉक होते हुए कहता है क्या, और वो भी अपनी नेक को टच करता है और वांग जी से पूछता है आपने मुझे मार कर दिया। वांग जी जो कुछ भी नहीं कह पाता। उसके बाद विंग अपने मन में कहता है मैं इधर इस हालत में हूँ तो मेरे दोस्त कहाँ, वो कहाँ और किस हालत में होंगे, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ये कहते हुए वो वांग जी के सामने से ही अपने कपड़े उठाता है और अपने कपड़े पहनता है। उधर वांग जी अभी भी शौक होकर बैठा था। तभी विंग वांग जी से कहता है एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसे क्यों बैठे हो, आपको अपने कपड़े नहीं पहनने के। अब वांग जी होश में आता है और विंग की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाता है और फिर वांग जी भी अपने कपड़े पहनता है और फिर हमारा वांग जी विंग से कहता है विंग वो कल के लिए सॉरी। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वांग जी उसका नाम जानता होगा, इसलिए अब विंग वांग जी से कहता है ओ इसका मतलब आप मुझे अभी भी पहचानते हैं। वांग जी कहता है हाँ विंग, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। विंग कहता है ओ वैसे ये बताइए आप मुझे भूल क्यों नहीं पाए। वांग जी कहता है कैसे भूलता, तुम जब भी पहले पुलिस स्टेशन आते थे तो केवल एक ही बात पूछते थे कि क्या आपको कातिल मिला, मगर मैं हर बार एक ही जवाब देता था कि नहीं। विंग कहता है मैं जानता हूँ। वांग जी कहता है तो क्या तुमने अपने डैड की मौत को भूल गए। विंग एकदम से कहता है नहीं और ना ही भूल सकता हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना है। वांग जी कहता है क्या ढूंढना है, इसका क्या मतलब। विंग कहता है सर आपको कितने साल हो गए हैं पुलिस की जॉब करते करते। वांग जी कहता है क्या मतलब। विंग कहता है सर आपको नहीं लगता कि जो कल हमारे बीच में हुआ है वो नेचुरल नहीं था। मेरा मतलब मुझे मेरी हीट एक हफ्ते पहले ही आ चुकी थी और ये एक ही महीने में दूसरी बार हीट आना ये मेरे लिए थोड़ा अजीब है। इसलिए ये इतना मैं जान गया हूँ कि ज़रूर ये किसी ने जानबूझकर किया है। और हाँ आप एक पुलिस ऑफिसर है तो जाइए उस इंसान को पकड़िए जिसने हमें ड्रिंक में कुछ तो मिला के दिया है। तभी वांग जी कहता है एक मिनट विंग, तुम कैसे कह सकते हो कि ड्रिंक में ही मिला के दिया है। विंग कहता है सर कॉमन सेंस और मुझ में बहुत है तो आपको मुझ में बेहतर है तो आपको होना चाहिए था क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर है, मगर नहीं आपने कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है विंग तुम कहना क्या चाहते हो। विंग वांग जी की बात सुनकर कहता है नहीं मिस्टर लेन, मुझ पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है और मैंने ठीक ही तो कहा ना कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, वरना आप ये क्वेश्चन ही ना पूछते कि मुझे कैसे पता कि हमारे ड्रिंक में था कुछ था। जाहिर सी बात है सर, हम लोग क्लब में थे और ड्रिंक कर रहे थे और मैंने ये भी देखा कि जैसे मेरी हीट आई थी वैसे ही मेरे फ्रेंड की भी हीट आई थी, इसलिए मैं ये जान चुका हूँ कि किसी ने हमें ड्रिंक में कुछ तो दिया था। और आपको यकीन ना आ रहा हो तो चलिए सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं। अब वांग जी की समझ में आई कि विंग जो कह रहा है वो सच ही कह रहा है,
इसलिए विंग और वांग जी उस क्लब के सीसीटीवी रूम में जाते हैं जहां गार्ड उन्हें मना करता है, पर वांग जी उन्हें अपनी आईडी दिखाता है और तो वो गार्ड कुछ भी नहीं कहते। और अब विंग और वांग जी एक गार्ड जो सीसीटीवी रूम में था उससे कहता है कि हमें कल रात के सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। अब वो गार्ड रात के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसे विंग और वांग जी ध्यान से देखते हैं, जहां हमारे विंग की नज़र उस आदमी पर पड़ जाती है और विंग वांग जी से कहता है वो देखिए उस गार्ड को, उसकी हरकत नॉर्मल गार्ड की तरह नहीं लग रही है। इसका मतलब मगर इसका फेस साफ नहीं दिख रहा। अब वांग जी उसी पर्सन को सीसीटीवी फुटेज पर फॉलो करने लगता है। अब वांग जी उस वेटर को देखने लगता है और विंग अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है, जहां वो देखता है कि वही पर्सन विंग के दोस्तों को एक रूम में ले जा रहा है। विंग वांग जी से कहता है कि सर आप उस मुजरिम को ढूंढो और मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर विंग उस रूम से निकल जाता है और फिर अपने दोस्तों के पास उसी रूम में पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि न्यूसेन जियान चैन के साथ सोया है। उन दोनों को देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड कर ली। उसके बाद वो उन दोनों को जगाता है, जहाँ वो दोनों अपना अपना सर पकड़कर उठते हैं और फिर एक दूसरे का फेस देखकर और अपनी हालत देखकर पूछते हैं क्या हम दोनों ने। तभी विंग जवाब देता है हाँ तुम दोनों ने रात को एक साथ नाइट स्पेंड कर ली। दोनों शौक होते हुए पूछते हैं क्या, पर कैसे, ये कैसे हो सकता है। तभी विंग कहता है वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले शुयान, श्याओ सिंचैन, वेनिंग ये तीनों कहाँ हैं। तभी शुयान और श्याओ सिंचैन भी वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं, मगर दोनों ही बहुत गुस्से में लग रहे थे। उनका मुंह फूला हुआ देखकर विंग श्याओ सिंचैन और शुयान से पूछता है कि क्या हुआ। श्याओ सिंचैन विंग से कहता है कि देखो न, ऐसे इसने मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए पता नहीं मुझे क्या पिला दिया। जो सुनते ही शुयान कहता है मैं कितनी बार कहूँ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं पिलाया, ना ही कुछ खिलाया। और फिर दोनों ही बहस करने लगते हैं। तभी विंग दोनों को रोककर कहता है श्याओ सिंचैन, शुयान ने कुछ भी नहीं किया। श्याओ सिंचैन कहता है हाँ विंग तुम तो इसी का पक्ष लोगे ना, वैसे भी ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो है। विंग कहता है नहीं श्याओ सिंचैन, ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट तुम सब मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और ऐसा हम में से किसी ने भी नहीं किया है, बल्कि हमारे साथ किया गया है, वो भी जानबूझकर। सभी शौक होकर पूछते हैं क्या, किसने। विंग कहता है वो सब बाद में बताऊंगा। तभी शुयान कहता है एक मिनट विंग, हमें ये बता, ये मैं, श्याओ सिंचैन, जियान चैन, न्यूसेन, वेनिंग, हम सब तो यहाँ थे, पर तुम कहाँ थे। क्या तुमने भी किसी के साथ नाइट स्पेंड तो नहीं की ना। इस बात का विंग कोई जवाब नहीं देता। विंग को खामोश देखकर न्यूसेन कहता है सच बता विंग, तुमने किसके साथ नाइट स्पेंड की। विंग कहता है लैन वांग जी। सभी शौक होकर कहते हैं लैन वांग जी ये कौन है। विंग बताता है ये एक पुलिस ऑफिसर है। न्यूसेन कहता है पुलिस ऑफिसर। विंग कहता है और ये पुलिस ऑफिसर है जो मेरे डैड के केस पर काम कर रहा था। शुयान कहता है ओ इसका मतलब तुम्हें भी पार्टनर मिल ही गया। विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी वो पुलिस ऑफिसर नंबर 1 का ढक्कन है। सभी शौक होते हुए कहते हैं क्या ढक्कन। विंग गुस्से में कहता है हाँ ढक्कन। शुयान पूछता है कैसे। विंग कहता है वो सब छोड़ो, पहले हमें उस पर्सन को पकड़ना है जिसने हमें ड्रग्स दिया था। सभी पूछते हैं ड्रग्स पर क्यों। विंग कहता है वही तो जानना है। और फिर विंग पूछता है वेनिंग कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा। तभी सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं और फिर काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें वेनिंग भी मिल जाता है, वो भी एक ओमेगा गर्ल के साथ। और फिर विंग और उसके फ्रेंड उन दोनों को आराम से बेड पर सुला देते हैं, क्योंकि वेनिंग और उस ओमेगा गर्ल की हालत ज़्यादा ख़राब थी। विंग कहता है इसे यहीं आराम करने देते हैं, ये बाद में आ जाएगा, फ़िलहाल हमें उस पर्सन को पकड़ना है जिसने हम सभी को ड्रग्स दिया है। आखिर हमें भी पता होना चाहिए ना कि इतने सारे लोगों को ड्रग्स क्यों दिया। वैसे भी इतने सारे लोगों को ड्रग्स देना ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शुयान कहता है हाँ विंग तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, फिर चलो चलते हैं। और फिर सभी उस पर्सन की तलाश में निकल जाते हैं। इधर वांग जी भी अपनी टीम के साथ उस पर्सन को ढूंढने लगता है। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। विंग और वांग जी ने पूरी सिटी को छान लिया था, मगर उस दिन से वो पर्सन अचानक गायब हो गया था। अब करीब 2 महीनों बाद शुयान फिर से एक क्लब में पहुंचता है, जहां फिर से शुयान उसी पर्सन को देख लेता है और फिर वो तुरंत विंग को कॉल करता है और विंग को भी अपने सभी फ्रेंड के साथ उस क्लब में पहुंच जाता है, जहां सभी उस पर्सन को देखते हैं और पूछते हैं ये पर्सन इतने महीनों बाद यहाँ क्या कर रहा है, कहीं ये फिर से किसी को ड्रग्स देने तो नहीं आया है ना। शुयान कहता है चलो फिर हम बैठे क्यों हैं, चलो इसे पकड़ते हैं। विंग कहता है नहीं शुयान, इसे पकड़ना नहीं, बल्कि
अब हम इस पर नज़र रखेंगे और देखेंगे ये कहाँ जाता है, क्या करता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को ड्रग्स देने के पीछे कोई तो कारण होगा ना। शुयान कहता है हाँ विंग, ये तुमने सच कहा, इसका मतलब अब हमें इसकी हरकतों पर नज़र रखना होगा। विंग कहता है हाँ, पर हाँ हम लोगों को अलग अलग होकर नज़र रखना होगा। और हाँ ये है कुछ मिनी कैमरा, इसे सब अपनी शर्ट पर लगा दो। इनसे ये होगा कि कोई परेशानी हो तो हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और एक दूसरे को आराम से ट्रेस भी कर सकते हैं। सभी ओके कहते हैं और फिर सभी अपने अपने पार्टनर के साथ अलग अलग टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर उस पर्सन पर नज़र रखे हुए था जहां वो सभी पर्सन को इस बार ड्रंक करके बेहोश कर देता है। वहीं शुयान और विंग जो अलग जगह से उस पर्सन को देख रहे थे, उनमें से विंग देखता है कि उस पर्सन ने सभी कस्टमरों को बेहोश कर दिया है, यहाँ तक कि बारटेंडर को भी। और फिर वो अपने और साथी को कॉल करता है और फिर उनमें से कुछ ओमेगा और अल्फ़ा को छाड़ता है और वो उन्हें गाड़ी में डालकर गुसू यूनिवर्सिटी के उसी जगह ले जाते हैं जहां उसके डैड ने फ़ोटो खींची थी। और फिर वो अपने मोबाइल में कोई नंबर दबाता है और कॉलेज की वो दीवार ऊपर हो जाती है और फिर वो पर्सन उन सभी ओमेगा और अल्फ़ा को अंदर ले जाता है। उसके बाद वापस से वो दीवार उसी जगह आ जाती है। ये चीज़ दूसरी गाड़ी में बैठे शुयान और विंग देखकर शौक थे और दोनों ही कहते हैं ओ माय गॉड। तो इस जगह की ये पहेली है, ये पहेली थी। यहाँ पे एक खुफिया दरवाज़ा है जिसे बाहर से हम लोग नहीं देख पाते हैं। तभी विंग कहता है शुयान हमें अंदर चलकर देखना होगा। शुयान कहता है पर कैसे, हमें ये नहीं पता कि वो लोग अंदर कैसे गए। विंग कहता है शुयान कुछ तो होगा यहाँ पर जो हमारे नज़रों से दूर है, हमें उसे ढूंढना होगा। ये कहते हुए विंग बाहर आता है और उस दीवार को लेंस से देखता है जहाँ उसे दीवार पर कुछ नंबर लिखे हुए दिख जाते हैं और वो शुयान को बताता है। जहाँ शुयान उस नंबर को हैक करता है तो वो गेट खुल जाता है। अब विंग शुयान से कहता है ये खुल गया और मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम बाहर ही मेरा इंतज़ार करो। जो सुनकर शुयान विंग को रोकता है कि अंदर खतरा हो सकता है। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं वो सब देख लूँगा। और हाँ वैसे भी मेरे पास कैमरा है, तुम्हें कुछ भी गड़बड़ी लगे तो तुम उस ढक्कन को कॉल करके बुला देना। शुयान कहता है ढक्कन? विंग कहता है हाँ मेरा मतलब इंस्पेक्टर लैन वांग जी को। शुयान कहता है ओके विंग, पर आराम से जाना। और फिर शुयान विंग को जाने से पहले एक लॉकेट देता है कि मैं इसके ज़रिए तुम्हें ट्रैक भी कर सकता हूँ। विंग ओके कहता है और फिर वो भी उस दीवार के अंदर चला जाता है और फिर विंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है जहाँ शुयान भी बाहर गाड़ी में बैठकर अपने लैपटॉप पर अंदर का नज़ारा देख रहा था। और फिर विंग एक ऐसे हॉल में पहुँचता है जहाँ बहुत सारे कमरे थे। वहीं एक कमरे में प्रेग्नेंट ओमेगा गर्ल थी और दूसरे कमरे से ओमेगा गर्ल की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, साथ ही बेबी की रोने की आवाज़ भी आ रही थी। और एक कमरे में बहुत सारे बेबी रखे थे। वहीं विंग एक लैब भी देखता है जहाँ न्यूबॉर्न बेबी से थोड़ा थोड़ा ब्लड लिया जा रहा था और शायद किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा था। वहीं विंग की नज़र अंकल कुरेन पर भी पड़ जाती है और विंग जल्दी से कुरेन के पास आता है और कुरेन से कहता है सर आप यहाँ, वो भी इस हालत में, और यहाँ ये सब क्या चल रहा है। इधर जैसे ही विंग की आवाज़ कुरेन के कानों में जाती है, वो विंग को देखता है तो वो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उनकी आंखों को देखकर लग रहा था कि कुरेन शौक था कि विंग यहाँ कैसे आया। और फिर वो विंग को जाने का इशारा करता है मगर विंग को अंकल कुरेन की कोई बात समझ नहीं आती। मगर बाहर बैठा शुयान समझ जाता है कि अंदर खतरा है और विंग किसी भी समय फंस सकता है, इसलिए वो वांग जी को कॉल करता है जहाँ कॉल वांग जी ही उठाता है और हेलो कहता है। उधर से शुयान कहता है कि मुझे लैन वांग जी से बात करनी है। लैन वांग जी कहता है कहिए, मैं ही बोल रहा हूँ। शुयान कहता है वांग जी विंग की जान खतरे में है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मगर आप अकेले ही मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाओ। वांग जी पहले तो मन में सोचता है कि विंग खतरे में है और कैसे, फिर वांग जी को ओके कहता है और शुयान से कहता है ओके मैं आता हूँ। इतना कहकर वांग जी फ़ोन रखता है और शुयान के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है जहाँ वांग जी शुयान से मिलता है और पूछता है विंग कहाँ है और तुमने मुझे यहाँ कॉलेज के बाहर क्यों बुलाया। और फिर शुयान वांग जी को बताता है कि विंग ने कहा था कि अगर मुझे खतरे का आभास हो तो मैं आपको अपनी हेल्प के लिए बुला लूँ, बस इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। वांग जी कहता है ओके अब बताओ क्या बात है। शुयान कहता है ये देखिए सर, और फिर वो वांग जी को वो सब कुछ दिखाता है यहाँ तक कि कुरेन को भी।
ये देखकर वांगजी शौक होते हुए पूछता है, अंकल अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये अंकल को ग्लास के अंदर क्यों बंद किया है। तभी वांगजी सोचता है अंकल यहाँ है तो घर में कौन है, और फिर वांगजी अपना शक कन्फर्म करने के लिए सीधा अपने गगा को कॉल लगाता है, जहाँ सिचेन कॉल उठाता है। और जब वो वांगजी का कॉल देखते हैं तो शौक होकर कहते हैं, वांगजी तुम वो भी इतनी रात को कॉल कर रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक है ना। वांगजी कहता है, हाँ गगा सब ठीक है, पर आप बताइए वहाँ सब ठीक है ना। सिचेन कहता है, हाँ क्यों, क्या हुआ। वांगजी कहता है, अच्छा गगा ये बताइए अंकल घर पर ही है ना। सिचेन कहता है, हाँ पर हुआ क्या है। इनफैक्ट अंकल सो रहे हैं, मैं कुछ देर पहले ही उन्हें मेडिसिन खिलाकर सुला के आया हूँ, तुम बताओ क्या हुआ है। वांगजी अपने गगा को डराना नहीं चाहता था, इसलिए कहता है, नहीं गगा सब ठीक है, वो सो जाओ, वो ओके सो जाओ, और गुड नाइट कहकर कॉल काट देता है। इधर सिचेन सोच में पड़ जाता है कि आखिर वांगजी ने उन्हें इतनी रात को फ़ोन क्यों किया और वो अंकल के बारे में क्यों पूछ रहा था। इसलिए सिचेन न चाहते हुए भी अंकल को बाहर देखने आ गया, मगर आते ही उसने देखा कि उसके अंकल कहीं तो जा रहे हैं, इसलिए सिचेन भी जल्दी से उनके पीछे जाने लगता है। और फिर अंकल का पीछा करते हुए सिचेन भी गोसु यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जहां सिचेन अपने अंकल का पीछा करता है और देखता है कि उसके अंकल प्रेसफील्ड ऑफिस में गया है। उसके बाद उन्होंने एक बुक सेल से नीले रंग की किताब को हिलाया और उसके सामने एक गेट खुल गया। उसके बाद वो अंदर चले गए। सिचेन ये देखकर हैरान, और वो जल्दी से वांगजी को कॉल करता है। इधर वांगजी भी जल्दी से कॉल उठाता है और पूछता है, क्या बात है गगा। सिचेन घबराते हुए कहता है, वांगजी अंकल यूनिवर्सिटी में है। वांगजी शौक होते हुए कहता है, क्या, पर अभी तो आपने कहा कि वो लैंड मेंशन में है। सिचेन कहता है, हाँ अभी तक लैंड मेंशन में ही थे, मगर जब मैंने तुम्हारे फ़ोन आने के बाद चेक किया तो अंकल मेंशन से बाहर निकल रहे थे। मैंने उनका पीछा किया और अब मैं गोसु यूनिवर्सिटी में हूँ, इनफैक्ट अंकल के ऑफिस में हूँ। और तुम्हें पता है यहाँ अंकल के कैबिन में एक खुफिया दरवाज़ा है। वांगजी पूछता है, क्या गगा, हम आप वहीं रहिए, हम आते हैं। और फिर वांगजी शुयान को बताता है अंदर जाने का एक रास्ता और है। शुयान कहता है, क्या, कहाँ। वांगजी कहता है, चलो। तभी शुयान के कंप्यूटर से आवाज़ आती है, विंग तुम यहाँ। विंग जब वो आवाज़ सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, और वो सामने दो लैन कुरेन को देखकर शॉक, और वो पूछता है, सर आप यहाँ है तो ये कौन है, और ये सर है तो आप कौन है। तभी वो पर्सन कहता है, वैसे मानना पड़ेगा विंग, तुम आखिर मुझ तक पहुँच ही गए, मगर अब तुम बचकर नहीं जा सकते। वैसे अब मैं तुम्हें हकीकत बता ही देता हूँ, दरअसल वो असली लैन कुरेन है। और मैं इतना कहकर वो अपने फेस से लैन कुरेन का मुखौटा हटाकर कहता है, और मैं वैन रूहान हूँ। मगर जब विंग वैन रूहान का फेस देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि वैन रूहान का फेस का जो मांस था वो नीचे लटक रहा था। ये देखकर विंग चीखता है और अपने फेस पर हाथ रख कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर वैन रूहान को अच्छा नहीं लगता और वो विंग से कहता है, क्या हुआ विंग, क्या मेरा चेहरा इतना बदसूरत लग रहा है। वैन रूहान कहता है, हाँ लग भी रहा होगा, क्योंकि ये सब इस लैन कुरेन और तुम्हारे डैड भी चांसे की वजह से हुआ है। और फिर जब विंग अपने डैड का नाम सुनता है, अब वो अपने फेस से हाथ हटाता है और कहता है, मेरे डैड, आप मेरे डैड के बारे में कैसे जानते हैं, क्या आप मेरे डैड को जानते थे। वैन रूहान कहता है, हाँ बहुत अच्छे से, क्योंकि तुम्हारे डैड, मैं और कुरेन हम तीनों ही बेस्ट फ्रेंड थे। साथ ही हम सब कॉलेज में भी एक साथ थे और बड़े होकर एक साइंटिस्ट बनना चाहते थे। और फिर एक दिन हम लोग कॉलेज में एक प्रकार का फेस मास्क बना रहे थे, जिसको लगाने के बाद ओमेगा अल्फ़ा कोई भी उस मास्क को यूज करता तो उसका चेहरा चांद के जैसे चमकता। मगर हमारी एक गलती के कारण उस लैब में ब्लास्ट हो गया और ये दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए, मगर इन्होंने मुझे नहीं बचाया और मैं उस केमिकल के संपर्क में आ गया और मेरे फेस का ये हाल हो गया। उसके बाद मैं कई साल तो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, मगर जब मेरी आँख खुली और मैं होश में आया तब मैंने अपना फेस देखा, और जैसे तुम चिल्लाए ना वैसे ही मैं भी चिल्लाया, क्योंकि एक पल में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जब घर गया तो मैंने देखा सब लोग मुझे देखकर घिन कर रहे थे। वो लोग मुझे देखकर वॉमिटिंग कर रहे थे, अपना घर का दरवाज़ा बंद कर रहे थे, अपने बच्चों के फेस पर हाथ रख रहे थे ताकि कोई बच्चा मुझे देखकर डरे नहीं। यहाँ तक कि लोग मुझसे कह रहे थे कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो मैं मर ही जाता तो अच्छा होता, कम से कम ऐसी ज़िंदगी तो इसे जीना न पड़ता। और फिर मैं अपने घर में बंद होकर रह गया, मगर उस बीच में मेरे दिल में वी चांसे और कुरेन के प्रति बहुत जहर भर चुका था,
क्योंकि उस ब्लास्ट के दौरान ये दोनों बाहर भाग गए, मगर इन्होंने पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखा कि मेरा हाल क्या हुआ है। इसलिए तब मैंने इनसे बदला लेने के बारे में सोचा, मगर उससे पहले मुझे अपने लिए कुछ करना था। इसलिए मैंने कमरे में बैठे बैठे साइंस से रिलेटेड काफ़ी बुक पढ़े, और फिर जब मुझे अपने इलाज का रास्ता मिला उसके बाद मैंने कुरैन का पता किया, और मुझे पता चला कि कुरैन अपने ही कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया है। और फिर मैंने उसके नाक के नीचे ही ये अंडरग्राउंड हॉल बनवाया। यहाँ सारे साइंटिस्ट के साथ मिलकर सबसे पहले मैंने कुरैन का मास्क बनाया, और इस चीज़ का पता काफ़ी लोगों को लग गया था, इसलिए उन सभी को रास्ते से भी हटाया। उन्हीं लोगों में तुम्हारे डैड भी थे। विंग ये सुनकर शौक कि क्या उसके डैड का कातिल ये है। विंग गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेन रूहान हंसते हुए कहता है, पहली मेरी बात तो सुन लो विंग, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि मैंने तुम्हारे डैड को कैसे मारा? जब कुरैन ने तुम्हारे डैड को ये बताया कि कॉलेज में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, उसके बाद वो अपने काम पर लग गया, और एक दिन उसे पता चल ही गया कि अभी तक कॉलेज के प्रोफेसरों के पीछे मेरा हाथ है। साथ ही कॉलेज के ओमेगा गर्ल भी गायब हो रही है। और फिर वो मेरे पास आया। उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। वैसे पूछना चाहिए था ना विंग, क्योंकि हम लोग बचपन के फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे। मगर नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा। डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि तुमने सारे प्रोफेसरों को क्यों मारा, और साथ ही उससे मेरे बारे में हद से ज़्यादा पता चल गया था, इसलिए मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। ये सुनकर तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो वेन रूहान से कहता है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है, और वो वेन रूहान से कहता है, बॉस, इनमें से भी वो अल्फ़ा या ओमेगा नहीं है जिसके फेरोमोन्स स्ट्रॉन्ग हो, स्वीट हो। और हाँ सर, इसमें 2 ओमेगा पहले से ही प्रेग्नेंट है। वेन रूहान कहता है, कोई बात नहीं, वैसे तुम इसे भी ले जाओ, वैसे भी ये भी एक ओमेगा बॉय है। और ये सब वो विंग के लिए कह रहा था। जो सुनकर विंग शॉक हो जाता है, और वो पर्सन ओके कहकर विंग को पकड़ लेता है। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। और वो ज़बरदस्ती विंग को लैब में ले जाते हैं और उसका चेकअप करते हैं, तो पता चलता है विंग प्रेग्नेंट है। और साथ ही विंग के ब्लड में, उसके फेरोमोन्स में वो डीएनए है जिससे वो एक ऐसा सीरम बना सकते हैं जिसे वेन रूहान अपने अंदर इंजेक्ट करेंगे तो करने के बाद पहले जैसे हो सकता है। ये सुनकर तो वेन रूहान का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, मगर विंग शौक था कि ऐसा क्या है उसके ब्लड में और उसके फेरोमोन्स में। विंग की समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक साइंटिस्ट कहता है, सर, अगर इसकी बॉडी में इतने गुण हैं तो इसके बेबी में भी इससे भी ज़्यादा होंगे, इसलिए हमें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। जैसे ही इसका बेबी 3 या 4 महीनों का होगा, उसके बाद हम बच्चे पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वेन रूहान कहता है, ठीक है, इसे अपनी निगरानी में रखो क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना ही कहने की देर थी कि तब तक हमारा वांगजी, शुयान, सीचेन, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उस जगह पहुँच जाते हैं और सभी को रेस्क्यू करते हैं। यहाँ तक कि वांगजी वेन रूहान को भी गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद वो सभी को जेल भेज देता है और फिर विंग को उस जगह से छुड़ाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। साथ ही अंकल कुरैन को भी, जहाँ वांगजी को पता चलता है कि उसके अंकल कुछ महीनों में ठीक हो जाएंगे और विंग प्रेग्नेंट है तो उसकी अच्छे से केयर करना। जो सुनकर वांगजी तो बहुत हैप्पी होता है कि वो फादर बनने वाला है। इधर जियान फेमियान और मैडम यू को भी पता चल जाता है कि वो भी ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं, और साथ ही उन्हें चैन सब कुछ बता देता है कि ये कैसे हुआ। इसलिए जियान फेमियान और मैडम यू भी न्यू हुसैन को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर सीचेन को भी पता चलता है कि विंग किसी और के बेबी से नहीं बल्कि वांगजी के बेबी से प्रेग्नेंट है, तो वो भी वांगजी को हक करता है। साथ ही विंग से थैंक यू कहता है कि उसकी वजह से वो पूरी फैमिली एक हो गई। और साथ ही वेन रूहान पकड़ा गया जो उसके साथ में है, साथ में ही उसका अंकल बनकर रह रहा था। ये सुनकर विंग कहता है, गग्गा, ये तो मेरा फ़र्ज था, वैसे भी मैं तो अपने डैड के कातिल को ढूंढ रहा था, मुझे नहीं पता था कि इन कत्ल के पीछे वेन रूहान का हाथ है। मगर अब जो हुआ अच्छा हुआ। अब हम वांगजी को देखते हैं जो विंग से कहता है, ओह, तो तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो, इसलिए तुमने उस दिन बता दिया था कि हमारे ड्रिंक में कुछ मिला था। विंग वांगजी से कहता है, हाँ, तो वैसे भी मेरा दिमाग आपसे तेज़ है। वांगजी कहता है, हाँ विंग, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग मुझसे तेज़ है, तो चलो तुम्हारा दिमाग और मेरी ताकत मिलकर कुछ कारनामा करते हैं। विंग पूछता है, क्या मतलब? वांगजी कहता है, मेरा मतलब आज से मैं तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में हायर करता हूँ। विंग कहता है, थैंक यू, पर मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता।
मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है विंग एक बार फिर सोच लो, मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें नाम फ्रेम सब कुछ मिलेगा। विंग कहता है थैंक यू वांग जी, पर मैं अपना नाम और फ्रेम खुद हासिल करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। मगर तभी वांग जी कहता है विंग ज़रूरत तो तुम्हें है, मगर तुम मानना नहीं चाहते। विंग कहता है आपका कहने का क्या मतलब है, मुझे आपकी ज़रूरत क्यों होगी भला। वांग जी कहता है विंग तुम भूल गए तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो और मैं चाहता हूँ कि इसकी परवरिश तुम और मैं साथ में करते हैं, तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी वहाँ एक आवाज़ आती है विंग का कुछ भी ख्याल हो, मगर हमारा ये ख्याल है कि तुम और विंग दोनों ही तुम दोनों की मैरिज करवा दे। तभी विंग उस तरफ देखता है और कहता है अंकल ये आप क्या कह रहे हैं। जियान फीमेल कहता है विंग मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, वैसे भी अब बहुत हो गया, तुम कब तक अकेले अपनी लाइफ को जियोगे। वैसे भी वांग जी बहुत ही अच्छा है और वो तुम्हें प्यार भी बहुत करता है। और फिर जियान फीमेल विंग को बताता है कि हाँ वांग जी तुमसे प्यार करता है और आज तक तुम्हारे कॉलेज का खर्चा और कोई नहीं बल्कि वांग जी ही उठाता आ रहा है। विंग पूछता है अंकल ये आप क्या कह रहे हैं। जियान फीमेल कहता है मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, तुम्हें याद है जब तुम्हारे डैड का कत्ल हुआ था, हम उस दिन वांग जी से मिले थे। उस दिन जब वांग जी को पता चला कि तुम्हारे डैड के सिवा कोई नहीं है, तब वो आगे आकर बोला अंकल आज से विंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं विंग का सारा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। हमने मना भी किया मगर वो नहीं माना, वो तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा पर्सन बनाना चाहता था, मगर किस्मत देखो आज तुम दोनों एक साथ हो और अब तो तुम वांग जी के बेबी से भी प्रेग्नेंट हो। इसलिए हम चाहते हैं कि अब तुम वांग जी से मैरिज कर लो और एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करो। और हाँ मुझे चैन ने बता दिया है, इसलिए मैं चैन सुयान और तुम तीनों की मैरिज एक ही दिन करवाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। विंग एक नज़र वांग जी को देखता है और अंकल से कहता है ठीक है अंकल, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। क्योंकि जब से विंग ने वांग जी के साथ नाइट स्पेंड की थी, तब से विंग भी वांग जी को पसंद करने लगा था। इसलिए तो उसने सुयान से कहा था कि अगर वो मुसीबत में हो तो वो वांग जी को कॉल करके। और अब हम सीधा विंग और सुयान और चैन का मैरिज का दिन देखते हैं, जहाँ तीनों ही स्टेज पर जा रहे थे, साथ ही अपने अपने पार्टनर के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर रिंग एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद बाउल्स लिए जाते हैं और फिर उन सभी को किस करने को कहा जाता है, जहाँ चैन और सुयान तो न्यूसेन और श्याओसिन चैन के लिप्स पर किस करते हैं, वहीं हमारा वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है। जो देखकर विंग मन में सोचता है क्या ये सच में ढक्कन ही है, क्या इसे पता नहीं है कि फोटो पर लिप्स पर किस करना चाहिए, किस करना होता है। तभी विंग वांग जी से पूछता है उसने बाकियों की तरह मेरी लिप्स पर किस क्यों नहीं किया। वांग जी कहता है क्योंकि यहाँ सब बड़े देख रहे हैं ना, इसलिए। पर तुम फिक्र मत करो, नाइट में मैं किस भी करूँगा। और बाकी सब भी जो सुनकर विंग तो एकदम शौक कि क्या वांग जी क्या कह रहा है। और अब हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ विंग अपने कमरे में बैठा था और वांग जी का आने का इंतज़ार कर रहा था। अब कुछ देर बाद वांग जी कमरे में आता है तो देखता है विंग सो गया। वांग जी शौक होकर मन में कहता है क्या मुझे इतनी देर हो गई कि विंग सो गया, और विंग के बगल में आकर लेट जाता है। मगर विंग सोया नहीं था, बल्कि वो नाटक कर रहा था। वो देखना चाहता था कि आखिर वांग जी करता क्या है, मगर वांग जी तो आकर चुपके लेट जाता है। अब विंग मन में सोचता है लगता है उस दिन ड्रग्स की वजह से ही हमारे बीच वो सब हुआ, वरना मुझे नहीं लगता इस ढक्कन से कुछ भी होगा। अब विंग वांग जी की तरफ मुँह करता है और वांग जी से पूछता है कि क्या वो सो गया। वांग जी जवाब देता है नहीं। और तुम। अब विंग गुस्से में कहता है वांग जी अगर मैं सो गया होता तो मैं तुमसे कैसे पूछता कि तुम सो गए। विंग की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर तो वांग जी उठकर बैठ जाता है और वांग जी विंग से कहता है विंग क्या हुआ। विंग गुस्से में वांग जी को देखता है और कहता है मैंने ठीक ही सोचा था, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस की कमी है, साथ ही तुम बहुत बड़े ढक्कन हो। वांग जी शौक होकर कहता है क्या ढक्कन। विंग ये तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है मैं सही कह रहा हूँ, अपनी वेडिंग नाइट वाले दिन कौन इडियट ऐसा मुंह फेर कर सोता है। वांग जी कहता है वो तो मैं इसलिए सो गया था कि तुम सोए हुए थे। विंग कहता है मैं सोया नहीं था, बल्कि ये देखना चाहता था कि मुझे सोते देख तुम क्या करते हो। मैंने सोचा था फर्स्ट वेडिंग नाइट है, इसलिए तुम जब आओगे मुझे सोते देखोगे तो मुझे जगाने के लिए मेरे माथे पर किस करोगे, मेरे लिप्स पर किस करोगे। मगर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे हस्बैंड ऐसा मिला जो अनरोमांटिक है। और फिर एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है वांग जी देखो तुम और मैं दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है ना। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है तुम मुझे पहले से भी जानते हो ना।
वांग जी कहता है हाँ तुमने मेरे अंकल से कहा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। वांग जी कहता है हाँ कहा था। विंग कहता है तो तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो तो अच्छे से लो, मेरा मतलब मेरे साथ प्यार करो, मेरे साथ नाइट स्पेंड करो, हम दोनों का मिलन होना चाहिए बॉडी टू बॉडी। वांग जी कहता है विंग क्या मतलब बॉडी टू बॉडी। विंग ये सुनकर अपने माथे पर मारता है और कहता है वांग जी मैंने तुम्हें इतने अच्छे से समझा दिया है, उसके बाद भी समझ नहीं आया। वांग जी मना कर देता है। अब विंग वांग जी को समझाता है अच्छा ये बताओ तुम्हारे हाथ से मुजरिम छूट जाए तो उसे पकड़ने के लिए क्या करते हो। वांग जी कहता है मेरे हाथ से मुजरिम भाग ही नहीं सकता क्योंकि मैं उसे टाइट करके पकड़ता हूँ। विंग अपने सर पर फिर से हाथ मारता है क्योंकि विंग ने सोचा था कि अगर वो वांग जी के साथ इस तरह की बात करेगा तो कम से कम वांग जी उसका हाथ पकड़ेगा कि कुछ करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब विंग को गुस्सा आता है और वो वांग जी से पूछता है क्या तुम्हें रोमांस करना आता है। वांग जी मना कर देता है। विंग कहता है तो उस दिन तुमने मेरा फ़ायदा कैसे उठाया। वांग जी कहता है मैंने कहाँ उठाया, तुम्ही ने उठाया था, तुम्ही ने कहा था कि मेरी हेल्प करो और फिर तुम्ही ने मुझे किस किया था। अब विंग समझ जाता है कि वांग जी को केवल चोर पकड़ना आता है, उसे उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अब विंग सोचता है पहल उसे ही करनी होगी और वो वांग जी का फेस अपने दोनों हाथों में लेता है और फिर वांग जी के लिप्स पर अपना लिप्स रख देता है और फिर वो वांग जी के लिप्स को सक करने लगता है। कुछ देर बाद वांग जी भी विंग के लिप्स को सक करने लगता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करते करते इंटीमेट होने लगते हैं। और अब हम सीधा 8 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ विंग ने एक खूबसूरत बेबी बॉय को बर्थ दिया था और अब हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। बेबी होते ही वो विंग से कहता है चलो अब तुम फ्री हो गए हो इसलिए अब मैं आराम से दूसरे बेबी की तैयारी कर सकता हूँ। विंग तो वांग जी की बात सुनकर फिर से अपना सर पकड़ लेता है और कहता है ओ गॉड क्यों मैंने अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, मेरा वांग जी पहले ही ठीक था, इन 8 महीनों में मैंने उसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक बना दिया है। और गाइस इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को समाप्त करती हूँ और अब आपसे कल मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।